हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीआरपीसी के चैप्टर 3 न्यायालयों की शक्ति पावर ऑफ कोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सेक्शन 26 टू 25 तक का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। सेक्शन 26 न्यायालय जिनके द्वारा अपराध विचारणीय है। आईपीसी 1860 जिसके अधीन किसी अपराध का विचारण होता है वह उच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, सेशन न्यायालय द्वारा किया जा सकता है या किसी ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसमें सीआरपीसी की प्रथम अनुसूची में दर्शित किया गया हो। सीआरपीसी फर्स्ट शेड्यूल आईपीसी के अंतर्गत आने वाला अपराध और उसकी सीमाओं को सूचीबद्ध करती है। अपराध संज्ञेय है, गैर संज्ञेय है, जमानती है या गैर जमानती है, या किस न्यायालय के पास उसका मुकदमा चलाने का अधिकार क्षेत्र है, ये प्रथम अनुसूची में दिया है। साथ ही आईपीसी के 376 के समस्त अपराधों का विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसमें महिला पीठासीन ही हो। साथ ही यदि किसी अपराध का विचारण के समय यदि विधि में कोई न्यायालय का नाम उल्लेखित है तो उसी न्यायालय द्वारा ही किया जाएगा। यदि किसी न्यायालय का नाम उल्लेखित नहीं है तब उच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है या फिर कोई ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा जो कि प्रथम अनुसूची में दर्शित किया गया हो। सेक्शन 27 किशोर के मामले में अधिकारिता। एक ऐसा अपराध जो कि 17 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति करता है जो कि मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित नहीं है, तो ऐसे मामले मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में कर सकते हैं या कोई ऐसे न्यायालय में जो बाल अधिनियम 1960 या युवा अपराधों के उपचार, प्रशिक्षण या पुनर्वास के लिए लागू किए गए होते हैं। सेक्शन 28 दंडादेश उच्च न्यायालय और सेशन न्यायाधीश दे सकते हैं, जिसमें कि प्रथम उच्च न्यायालय हर प्रकार के दंडादेश दे सकता है, लेकिन जो सेशन न्यायाधीश होते हैं वो सभी दंडादेश दे सकते हैं, लेकिन मृत्यु और आजीवन कारावास के लिए उसे उच्च न्यायालय के द्वारा पुष्टि लिए जाने की आवश्यकता होती है। वहीं पर जो सहायक सेशन न्यायाधीश होते हैं वो आजीवन कारावास, 10 वर्ष से अधिक तक के लिए जो दंडादेश होता है या मृत्यु का, ये सबको छोड़कर वह विधि के द्वारा प्रावधानित कोई भी दंडादेश वो दे सकता है। सेक्शन 29 दंडादेश जो मजिस्ट्रेट दे सकते हैं। पहला, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, वह मृत्यु, आजीवन कारावास, 7 वर्ष से अधिक तक की अवधि के कारावास के सिवाय वह कोई भी दंडादेश दे सकता है जो विधि के द्वारा प्राधिकृत हो। सेकंड में जो प्रथम वर्ग का मजिस्ट्रेट होता है वो 3 वर्ष से अधिक का कारावास या 10,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित कर सकता है। जो द्वितीय वर्ग का होता है वो 1 वर्ष से अधिक का कारावास, 5,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित कर सकता है। सेक्शन 29 जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास का दंडादेश। मजिस्ट्रेट की अदालत जुर्माने का भुगतान न करने पर कारावास की ऐसी अवधि दे सकती है जो कानून द्वारा अधिकृत है। जहां कारावास को मूल सजा के हिस्से के रूप में दिया गया है वहां कारावास की अवधि के 1/4 से अधिक नहीं होगा। जैसे दंडादेश अपराध के लिए दंड के रूप में देने में सक्षम है, अन्यथा जुर्माने का भुगतान न करने पर कारावास के रूप में। इस धारा के तहत दिया गया कारावास धारा 29 के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा दी जाने वाली अधिकतम अवधि के कारावास की मूल सजा के अतिरिक्त हो सकता है। सेक्शन 31 एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए दोषित होने के मामले में दंडादेश। जब किसी व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक अपराधों में एक ही मुकदमे में दोषी ठहराया जाता है तो न्यायालय आईपीसी 1860 की धारा 71 के प्रावधानों के अधीन उसे ऐसे अपराधों के लिए दंड की सजा दे सकता है। इसलिए निर्धारित किया गया है कि कौन सा न्यायालय दंड देने के लिए सक्षम है। ऐसी सजाएं जब कारावास से युक्त होती है तो एक की समाप्ति के बाद दूसरे को ऐसे क्रम में शुरू किया जाएगा जैसा न्यायालय निर्देशित कर सकता है, जब तक न्यायालय यह निर्देश ना दे कि ऐसी सजाएं एक साथ चलेगी। लगातार सजाओं के मामले में न्यायालय के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह अपराधों के लिए कुल सजा उस सजा से अधिक हो जो वह एक अपराध के दोषी होने पर देने में सक्षम है, और न्यायालय इसलिए अपराधी को उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए भेजने के लिए आवश्यक नहीं समझता है। उसके बाद व्यक्ति को वह 14 वर्ष से अधिक की अवधि का कारावास से दंडित नहीं कर सकता है। साथ ही उसे उस सजा की दुगनी सजा नहीं दे सकता है जो अदालत एक अपराधी को देने के लिए सक्षम है। साथ ही दोषी के अपील के प्रयोजन के लिए लगातार सजाओं का योग एकल सजा ही माना जाएगा। सेक्शन 32 शक्तियाँ प्रदान करने का ढंग। हाई कोर्ट एंड स्टेट गवर्नमेंट व्यक्तियों को विशेष नाम से या उनके पदों के आधार पर अथवा उनके पदों के वर्गीकरण के आधार पर उनको शक्तियाँ प्रदान करती है इस संहिता के अधीन। सेक्शन 33 नियुक्त अधिकारियों की शक्तियाँ। हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किसी स्थानीय क्षेत्र में पहले से कोई शक्तियाँ निहित की गई है संहिता के अधीन में, और वहाँ पर जब अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है तो स्टेट गवर्नमेंट और हाई कोर्ट वो निर्देश दे या ना दे, वो जो अधिकारी है वो उस स्थानीय शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।
सेक्शन 34 शक्तियों को वापस लेना। हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट वो समस्त शक्तियों को वापस ले सकती है जो भी उन्होंने अधिकारियों को प्रदान की है इस संहिता के अधीन में, और जो भी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है या जिला न्यायिक मजिस्ट्रेट है उनकी समस्त शक्तियों को मजिस्ट्रेट द्वारा वापस लिया जाता है। सेक्शन 35 न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों की शक्तियों का उनके पद उत्तरवर्तियों द्वारा प्रयोग किया जा सकना। यहाँ पर जो प्रथम में ये कहता है जो न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट की जो शक्ति और उनके जो कर्तव्य होते हैं उनका पालन करने के लिए एक पद उत्तरवर्ती जो होता है वो होता है। अब वो कैसे होता है, जैसे कि अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश का जो पद उत्तरवर्ती कौन होगा, इसके लिए जो सेशन न्यायाधीश एक लिखित आदेश द्वारा यह आधारित करता है कि जो इसमें अपर होगा या सहायक सेशन न्यायाधीश उनका पद उत्तरवर्ती समझा जाएगा। उसी प्रकार से जो न्यायिक मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट होते हैं ये भी एक लिखित आदेश द्वारा आधारित करते हैं कि कौन सा जो मजिस्ट्रेट है इनमें से पद उत्तरवर्ती समझा जाएगा। इसके साथ ही हमारा आज का वीडियो यहाँ समाप्त होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।